अब हम आपको बिपरजॉय नाम के तूफान से सावधान करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तूफान के दायरे में कौन कौन से राज्य और कौन कौन से शहर आने वाले हैं, और क्या आप भी उन राज्यों में रहते हैं, क्या आप भी उन शहरों और इलाकों में रहते हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए ये जो खबर है ये आपके काम की खबर है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 15 जून यानी कल शाम 5:30 बजे, अलार्म लगा लीजिए, कल शाम 5:30 बजे गुजरात के एक बहुत बड़े बंदरगाह के पास समुद्री तट से टकराएगा। और इस बंदरगाह को कहते हैं जखाऊ पोर्ट, जो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यह नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर समुद्री तट से तूफान के टकराने की इस घटना को लैंडफॉल कहते हैं, और इस तूफान का यह लैंडफॉल गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची शहर के बीच है, जिसे आप इस नक्शे पर अभी देख पा रहे थे। मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें कौन कौन से राज्य हैं यह भी आप जान लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली इसमें शामिल है। तो पहले तो आप देख लीजिए, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आपको ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं, भारत के नक्शे में जो लाल रंग से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तूफान को सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है यह तूफान बेहद खतरनाक भी है और भारत के लिहाज से बहुत गंभीर भी है। और गंभीर इसलिए क्योंकि इस तूफान की गति बहुत ज्यादा है, बहुत तेज तूफान यह होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब यह तूफान 15 जून को गुजरात में कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा, उस समय हवा की रफ्तार अधिकतम 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 155 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो वो गाड़ी कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती है, आप कल्पना करके देख लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और वो आपकी तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड है 155 की। ठीक वैसे ही ये तूफान है जिसकी अधिकतम रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यह तूफान जब गुजरात में समुद्री तट से टकराएगा तो यह घटना काफी खतरनाक हो सकती है। इस दौरान ऐसी इमारतें जो जर्जर हो चुकी हैं, जो कमजोर हो चुकी हैं या जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इतनी तेज हवाएं किसी इंसान को भी हवा में उठाकर फेंक सकती हैं, किसी इंसान को भी बड़ी आसानी से हवा में उड़ा सकती हैं। खास तौर पर समुद्री तट के आसपास जो शहर हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और क्योंकि यह तूफान गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को मुख्य तौर पर प्रभावित करेगा और यहां ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, इसलिए इससे नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात 12 बजे यह तूफान अरब सागर में गुजरात के पोरबंदर से 260 किलोमीटर दूर, देवभूमि द्वारका से 160 किलोमीटर दूर, कच्छ के जखाऊ पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर, कच्छ के नलिया से 130 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से 220 किलोमीटर दूर होगा। यह उसकी स्थिति होगी आज रात 12 बजे। इसके अलावा गुजरात के समुद्री तट से इस तूफान के टकराने में अभी 20 घंटे बचे हुए हैं। उल्टी गिनती चल रही है, सिर्फ 20 घंटे बचे हैं, लेकिन गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई और दूसरे समुद्री इलाकों और जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब यह तूफान गुजरात पहुंचेगा तब कैसी स्थिति हो सकती है, कल्पना कर सकते हैं आप। किसी भी तूफान के लैंडफॉल के बाद वो तूफान थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि यह तूफान अति गंभीर श्रेणी का है, अति खतरनाक श्रेणी का है, इसलिए यह गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र को प्रभावित करने के बाद 16 जून को दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अपना असर दिखाएगा। कहां असर दिखाएगा? राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली और सिरोही में इतनी बारिश हो सकती है जितनी दिल्ली जैसे शहर में मॉनसून के मौसम के दौरान पूरे 1 महीने में होती है। इसके अलावा इसी तरह की भारी बरसात गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई शहर, रायगढ़, रत्नागिरी,
सिंधुदुर्ग और गोवा और कर्नाटक के समुद्री इलाकों में भी हो सकती है। जब कम समय में ज्यादा और भारी बरसात होती है तो इससे बाढ़ आने का खतरा भी पैदा हो जाता है और इससे तबाही और ज्यादा खतरनाक होती है। और यही वजह है कि इस तूफान को बहुत खतरनाक माना जा रहा है और इस तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। ऐसे ताकतवर तूफानों को किसी भूकंप की तरह माना जाता है और यही वजह है कि भारत और अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अरब सागर से आ रहे इस तूफान से निपटने में अपनी पूरी ताकत इस समय लगा दी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपना तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया है और वो लगातार प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके इस तूफान पर नजर रख रहे हैं। बैठकें लगातार चल रही हैं कि इसका जो नुकसान है उसे कैसे कम से कम किया जा सकता है, कैसे सबसे पहले जो कोशिश है वो ये है कि किसी की जान ना जाए और दूसरी कोशिश ये है कि बाकी के जो नुकसान होते हैं, जान और माल दोनों का नुकसान कम से कम हो। अब हमारा अगला विश्लेषण उन हमलों के बारे में है जो भारत पर चारों तरफ से हो रहे हैं। ये हमले हैं तो तूफानी, लेकिन हमारे समाज के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना ये तूफान है। पूरी दुनिया में भारत शायद अकेला ऐसा देश होगा जिसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, धर्म, डेमोग्राफी और युवाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम खतरनाक ताकतें, दुनिया के बहुत सारे देश भारत को किसी भी तरीके से अस्थिर करने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं। इतने तरह के हमले मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी और देश पर होते होंगे, किसी भी और देश की सभ्यता पर होते होंगे, किसी भी और देश की जमीन पर होते होंगे। लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, धर्म परिवर्तन, भारत के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार, अल-कायदा और लश्कर ए तौयबा जैसे आतंकवादी संगठनों की भारत विरोधी साजिशें, यहां पर आतंकवादियों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ द्वारा नक्सलवादियों की मदद करना, यहां तक कि भारत में ही रहने वाले कुछ लोग, एनजीओ और उनके संगठन भारत को अस्थिर और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो कभी तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, कभी हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां धार्मिक आजादी खतरे में आ जाती है, कभी हमारे यहां लव जिहाद होने लगता है, कभी हमारे यहां आतंकवादी हमले होने लगते हैं। यानी दुनिया के न जाने कितने ऐसे देश हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं और पूरी दुनिया का शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिससे इतना ज्यादा ईर्ष्या लोग करते हैं और जिस पर इतने प्रकार के अलग अलग हमले होते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको ऑनलाइन गेम के जरिए हो रहे धर्म परिवर्तन के एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के बारे में बताया था जिसके शिकार हमारे देश के नाबालिग लड़के हो रहे हैं। अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे से जिस शाहनवाज मकसूद खान को मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था, उसके मोबाइल फोन में पुलिस को कम से कम 30 फोन नंबर ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान के नंबर हैं। इसके अलावा पुलिस को इसके पास से लाहौर के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का आईडी कार्ड बरामद हुआ है और यह भी पता चला है कि यह आरोपी कुल मिलाकर 6 ईमेल आईडीज ऑपरेट कर रहा था, जिसमें से एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से लगातार जानकारियां भेजी जा रही थी। यानी पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस आरोपी से 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की है, जिसमें इस आरोपी ने खुद यह माना कि उसके और गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन करने वाले गैर मुस्लिम लड़के के बीच 350 बार बात हुई है और ऑनलाइन गेम के जरिए इस लड़के को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया था। आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गाजियाबाद का एक लड़का था, नाबालिग लड़का, जो ऑनलाइन गेम्स खेलता था और फिर धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश हुआ और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उस नाबालिग लड़के ने, और वो नमाज पढ़ता था 5 बार दिन की मस्जिद में जाकर। उस लड़के से इस मुख्य आरोपी ने 350 बार बात की है। यह मामला कितना गंभीर है आप इसका अंदाजा लगाइए कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और किसी भी मामले में एनएसए तब लागू होता है जब जांच एजेंसियां घटना और आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है और इस हिसाब से यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है और यहां बात सिर्फ इस मामले की नहीं है। गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह तो हमने आपको बताया, तार देखिए कहां कहां जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद, उसके बाद मुंबई के पास ठाणे यानी महाराष्ट्र, यूपी,
फिर इन दोनों के तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, और अब देखिए गुजरात की एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 4 लोग कश्मीर के हैं और एक महिला गुजरात के सूरत शहर की है। एटीएस का कहना है कि ये 5 लोग पिछले लगभग 1 से 2 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे, और यह आतंकवादी संगठन बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक स्टेट खुरासान। इस्लामिक स्टेट खुरासान के लिए ये 5 लोग काम कर रहे थे। कहते हैं किसी के जाने के बाद भी दुनिया रुकती नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जिनके जाने के बाद एक बार को ऐसा लगा जैसे देश कुछ समय के लिए रुक गया। आज हम आपको बताएंगे कि सुशांत की मौत के बाद से कैसे बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आज ही के दिन याद कीजिए 14 जून 2020 को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आई थी, उस दिन से ही हमारे देश में बॉलीवुड के बारे में बातें करनी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू हो गए थे और लोगों का पहली बार बॉलीवुड से इस कदर मोह भंग हुआ था। सबसे पहले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ और यह आरोप लगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स या तो ड्रग्स लेते हैं या वो ड्रग्स के सिंडिकेट के संपर्क में रहते हैं या खुद उसका हिस्सा है। इसके बाद बॉलीवुड में परिवारवाद पर बहस शुरू हुई और लोगों को यह समझ में आया कि कैसे एक स्टार का बेटा ही स्टार बनता है और उसे ही बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में एक आउटसाइडर थे, इसलिए बॉलीवुड के इस परिवारवाद वाले मॉडल ने देश के लोगों को गुस्से से भर दिया और देश के लोगों को लगा कि सुशांत एक ऐसे परिवार से आते थे, बॉलीवुड से बाहर से आते थे, और इसीलिए उनके साथ ये भेदभाव हुआ और उन्हें बड़ा स्टार बनने से रोक दिया गया। इस परिवारवाद के बाद बॉलीवुड के अंदर की राजनीति भी उजागर हुई, जिसमें बाहरी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। और इन सारी घटनाओं से देश के लोगों में बॉलीवुड को लेकर जो आक्रोश पैदा हुआ वो सीधे सीधे थिएटर्स पर दिखाई दिया और बॉलीवुड के ऐसे दिन आ गए कि वो एक एक हिट के लिए भी तरस गया। तो आज आप सोचिए, आज बॉलीवुड कैसी स्थिति में है। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं, उन्हें अपनी फिल्म रिलीज से पहले डर लगता है। आज थिएटर्स खाली पड़े रहते हैं और आज बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड की चकाचौंध को लेकर हमारे देश की जनता में जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण रहा करता था, वो आकर्षण अब बिल्कुल फीका पड़ता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद।